अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूँ, क्योंकि आप रांची है और आप रांची है तो आपका गाना भी साथ साथ रांची है, क्योंकि जैसे ये अब की सावन ऐसे बरसे और उसके बाद बारिश भी होने लगी रांची में 2-3 दिन से, मुझे लग रहा है मैं जब आई तो रुक गई। तो 2 लाइन हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप सुना दें। रंग मेरी चुनर से भीगे तन मन, जिया न तर से जम के बरसे जरा। मैम, आप डॉग लवर हैं और बचपन की कई कहानियां भी मैंने सुनी है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी आप अपनी वो एक कहानी जो आपकी है वो डॉग लवर। लेकिन माइक दिया गया उनको और उन्होंने ये कहा, देखिए ये विश्वविद्यालय की मर्यादा का सवाल है, इसको जो भंग करने का काम करेगा उसके साथ ड्रामेटिक पॉज निर्मम व्यवहार होगा। और जैसे उन्होंने ये कहा, पता नहीं कहां से 2-3 लड़के आए जिन्होंने पहली बांग मारी थी, उनको ऐसे उठाया अपनी बाहों में और सीधे बाहर फेंका उनको। उसके बाद से ना कोई चिड़िया बोली, ना मुर्गा बोला, ना कुछ बोला। कार्यक्रम 1.5-2 घंटे भले भले चला। अच्छा, इस पर हास्य फिल्म भी बनी है, आपने हाय, रेडियो धूम 104.8 FM से मैं आरजे विनय हूं और इस वक्त मेरे साथ हैं पद्मश्री शुभा मुद्गल मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धूम 104.8 FM। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया आपके सब सुनने वालों के साथ। लेकिन एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, आप बचा लीजिएगा मुझे, कि पद्मश्री किसी के नाम के सामने नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो सरकार वापस ले सकती है। जी मैम, रांची वालों को क्या कहना चाहेंगे? रांची में आप पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं? बचपन में कभी आई थी एक बार, लेकिन गाने के लिए पहली बार आ रही हूँ। और सबसे अनुरोध है कि हमको शुभेच्छा दें, हमारा कार्यक्रम ठीक ठाक हो जाए आज। और संगीत प्रेमियों को निमंत्रित करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर समय निकाल पाएँ तो ज़रूर आए। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, क्योंकि आप रांची आई और आप रांची आई तो आपका गाना भी साथ साथ रांची है, कि जैसे ये अब के सावन ऐसे बरसे और उसके बाद बारिश भी होने लगी रांची में 2-3 दिन से, मुझे लग रहा है मैं जब आई तो रुक गई। तो 2 लाइन हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप सुना दें। अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन, जिया न तर से जम के बरसे जरा। वाह मैम, यहाँ पर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो आपकी ये लुकिंग मिस सरगम है जी, अपनी किताब के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। लुकिंग फॉर मिस सरगम कई वर्ष पहले प्रकाशित हुई और मैंने इससे पहले कभी मतलब फिक्शन नहीं लिखा था। मैं संगीत विषय, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैं दोनों अंग्रेज़ी हिंदी में अलग अलग पत्रिकाओं में लिखती रहती थी, लेकिन मैंने कभी फिक्शन लिखने की चेष्टा नहीं की थी। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं और मेरे पति अनीश प्रधान, हमने एक म्यूज़िक थिएटर में हमने एक प्रस्ताव डाला था कि हम ऐसा एक म्यूज़िक थिएटर डेवलप करें जिसमें संगीत संबंधित जो कहानियाँ हमने पढ़ी हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाएं। और वो स्टोरीज इन अ सॉन्ग करके मशहूर जो थिएटर डायरेक्टर हैं सुनील शानभाग जी, उन्होंने हमारे लिए तैयार किया था और उसका संगीत हमने दिया था और वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि क्या ये हो सकता है कि स्टोरीज इन अ सॉन्ग में जो अभिनेता अभिनेत्री थे उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप करके संगीत तैयार किया, उनको हमने ठुमरी, कजरी इत्यादि सिखाई। लेकिन क्या ये हो सकता है कि हम अगले जो इसका नेक्स्ट स्टेप हो, स्टोरीज इन अ सॉन्ग 2, उसमें कलाकारों को भी जोड़ें, वो अभिनय का अनुभव लें और अपने जो गायन की उनकी जो जिसमें वो विशेषज्ञ हैं वो भी सुनाएं अच्छी तरह और थोड़ा सा अभिनय भी सीखें। उस सिलसिले में मैंने एक कहानी लिखी और सुनील ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगी, थिएटर में ये नहीं चल पाएगा। तो मैंने सोचा अब सुनील इस काम में माहिर है, मुझे क्या पता कि थिएटर में क्या चलेगा नहीं चलेगा। मैंने उनका जो वर्डिक्ट था वो ले लिया। लेकिन कुछ दिन बाद अनीश, एक प्रकाशक, एक लिटरेरी एजेंट से बात कर रहे थे, कनिष्का गुप्ता, तो उनसे अनीश की किताब की बात चल रही थी और मैंने पूछा कि मैं इनको एक कहानी अपनी दिखाऊं क्या। कनिष्का को दिखाई तो हो गया, ये और कहाँ है, और कहानियाँ दिखाइए मुझे। तो मैंने कहा मैंने तो लिखी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा लिखिए आप। और उस तरह से लुकिंग फॉर मिस सरगम की शुरुआत हुई, जिसमें मैंने फिक्शन लिखा है लेकिन
ऐसे वातावरण के बारे में लिखा है जो हमारे भारतीय संगीत के जो विविध गीत प्रकार हैं, जो जॉनर्स हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे पॉपुलर म्यूजिक हो, उसमें मंच पर और मंच के परे क्या क्या होता रहता है, जो एक तरह से मुझे इन चीज़ों का कई दशकों का अनुभव है, उनके बारे में कुछ जानकारी मैंने इन कहानियों द्वारा साझा की है पाठकों के साथ। मैम, आप डॉग लवर हैं और बचपन की कई कहानियां भी मैंने सुनी है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी आप अपनी वो एक कहानी जो आपकी है वो डॉग लवर वाली वो ज़रूर आपको महादेवी वर्मा जी वाली बात करें। हाँ। तो बचपन से मुझे, बल्कि मेरा जो बचपन में मैंने सोचा था, जब भी मुझे कोई पूछता था कि तुम क्या बनोगी बड़ी होके, तो मैं कहती थी वेट, तो जानवरों का डॉक्टर। तो बहुत ज़्यादा शौक था और मैं बिल्कुल सड़क से पकड़ पकड़ के बिल्ली कुत्ते सब ले आती थी घर पे, लेकिन उनमें से एक दुर्भाग्यवश नहीं रहा और घर में मैं और मेरी बहन हमने रोना पीटना मचा दिया। तो सभी हमें फुसलाने की कोशिश कर रहे थे, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी माता जी के परिवार से का परिचय था, सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत अच्छा परिचय था और वो घर पे भी कई बार आते थे, बचपन से देखा था उन्होंने मुझे। तो उन्होंने देखा, वो घर आए, उन्होंने देखा कि बहुत मायूस बैठी हूँ मैं, पूछने लगे क्या हो गया, तो बताया गया कि ऐसा ऐसा हमारा पेट चला गया। तो बोले तू रो मत बेटा, मैं तेरे लिए दूसरा लाऊं, एक बहुत अच्छा लाऊंगा तेरे लिए। और कहने लगे कि महादेवी है ना, तो महादेवी वर्मा, जिनका नाम मतलब हम तो उनको पहले नाम से ऐसे बुला ही नहीं सकते थे जी, लेकिन उन्होंने कहा मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, उसके घर पे है, मैं तेरे लिए वहाँ से ला दूंगा। और कुछ महीनों बाद वो आ गए और कहने लगे चल हम मिलते हैं उनसे। और माँ मैं रही होंगी कोई 3-4 साल की शायद, और मैक्सिमम 5 साल की। हम पहुँच गए महादेवी वर्मा जी के घर पे और वहाँ वास्तव में उनके वहाँ जो एक उनकी पेट थी, उसके पपीज हुए थे। तो बस मैं तो उनको देखे जाऊँ और ये सोचूंगी कब इनमें से एक मेरे घर आएगा। लेकिन महादेवी जी से, उनसे अलग होने का वो जो दुख है वो नहीं सह पा रही थी वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर एक पपी दूंगी, लेकिन आज नहीं दूंगी। अब इस बात पे तो मैं फैल गई और रोना धोना, एकदम चिल्लाना शुरू, जाने को नहीं तैयार कि नहीं तो मैं तो लेके ही जाऊंगी इसको। अब माँ बहुत समझाएंगे ऐसे नहीं करते हैं, बदतमीजी है, लेकिन कहाँ मानने का सवाल, लेट गई ज़मीन पे। और उसके बाद माँ ने कहा कि चलो ये बहुत जानती हो कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, नमस्ते करो उनको, थैंक यू बोलो। चलो नहीं करूँगी मैं उनको नमस्ते, वो बहुत ख़राब है, मुझे पपी नहीं दे रही। ऐसे इतना सब नाटक तमाशा करके घर पहुँची, खूब डांट पड़ी, सबसे बुरी तरह डांट पड़ी। लेकिन करीब कुछ महीनों बाद स्कूल से वापस आई तो देखा कि महादेवी जी बैठी हैं और बहुत सुंदर सा एक पपी बो लगा के, रिबन लगा के, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करके, सब करके वो लेके आई हैं। तो तब थोड़ी मतलब उस वक्त भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और आज आपके सामने सब श्रोताओं को ये बताते हुए तो और भी शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या कर डाला। लेकिन ये सोचती हूँ कि शायद बचपन में क्षमा मिल जाती, आज अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत भयानक होता। अच्छा मैम, क्योंकि ये भी एक इत्तेफाक है कि आप भी इलाहाबाद से हैं, मैं भी इलाहाबाद से हूँ, 2 इलाहाबादी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इलाहाबादी अंदाज में रांची वालों को क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहेंगे कि बस आ जाइए हमारे इलाहाबाद, एक बार संगम पे आपको गाना सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप भी पढ़ी हैं, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पत्रकारिता किया और चूंकि आपके मम्मी पापा दोनों लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कितनी यादें जुड़ी हैं आपकी? बहुत सारी, क्योंकि एक तो मेरे जो विद्यार्थी जीवन के वर्ष वहाँ बीते वो तो थे ही, लेकिन बचपन से, क्योंकि माँ पिताजी दोनों, माँ पिताजी क्यों, माँ पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी मौसी मौसा जी और पिताजी माँ के कितने ही मतलब प्रियजन अलग अलग विभागों में अध्यापक थे। तो आप तो कह सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 3-4 वर्ष से मैं विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही कहीं ना कहीं मैं रह रही थी। तो विद्यार्थी होने के पहले ही भी
क्या क्या होता रहता है विद्यालय में, स्ट्राइक कैसी होती है, उसमें क्या शोरगुल होता है, इलेक्शन जब होता है स्टूडेंट्स यूनियन का तो क्या मज़े आते हैं। ऊपर से पर्ची बंटती थी, जो खुशबू वाली पर्ची होती है उसमें सब प्रत्याशियों के नाम लिखे जाते थे। कभी हाथी पे कोई आता था, कभी कोई गाड़ी पे आता था। तो ये सब मैंने वहाँ का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मंजर है वो भी देखा है। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जब मैं विद्यार्थी नहीं थी, लेकिन माँ पिताजी की वजह से मुझे बहुत कुछ देखने सुनने का अवसर मिला। अच्छा, जब इलाहाबाद का बात आती है तो एक भौकाल शब्द आता है इलाहाबाद में। तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि मम्मी पापा प्रोफेसर है, पूरा खानदान तो मेरा यही है, तो कभी ऐसा भौकाल टाइट करने का आपका मन हुआ कॉलेज टाइम में? नहीं, तब तो हम लोग बहुत ऐसा नहीं था, वो काम हम लोग और लोग के लिए छोड़ दिया करते थे। वही एक चीज़ याद आ रही है, आपने ये शब्द यूज़ किया तो बहुत दिनों से, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स काफ़ी वायलेंट भी हो गई थी, तो हमारा जो सेनेट हॉल था वो बहुत खूबसूरत था। सेनेट हॉल, हाँ। और वहाँ पे स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियाँ थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन वो जब भी पत्थर चलते थे तो उनको तोड़ दिया जाता था, और बहुत सालों तक कॉन्वोकेशन नहीं हुआ विश्वविद्यालय में जी। और मुझे लगता है 12-13 साल नहीं हुआ, 12 साल नहीं। तो उसके बाद जब कॉन्वोकेशन होने वाला था तो बहुत प्लानिंग और आयोजन बहुत सोच समझ के सभी लोग कर रहे थे, विद्यार्थी भी, अध्यापक भी, सब, मतलब शहर के नामी गरामी लोग सब। और उसमें ये हुआ कि पंडित जसराज जी का गायन होगा और कॉन्वोकेशन हॉल में होगा, और उस दिन की चीफ गेस्ट थी महादेवी वर्मा जी। तो मुझे याद है कि पिताजी बहुत परेशान थे, वो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, और उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्रीय संगीत का एक दिग्गज आ रहा है और यहाँ फिल्मी संगीत का, लोक संगीत का माहौल हो। पता चला किसी ने कुछ कह दिया, अन्यथा कह दिया, तो ये तो बहुत अतिथि आए हैं वो, और उनका निरादर हो जाए, ये गलत होगा। मेरे पिताजी को ये विश्वास था कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ काम करना चाहिए। तो उन्होंने सब स्टूडेंट लीडर्स को बुलाया और कहा कि देखो, ये तुम्हारी मर्यादा का सवाल है, और ये इतना बड़ा कलाकार आ रहा है, उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय के लिए आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो एक लीडर थे, उन्होंने कहा, गुरुजी आप चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा। खचाखच भरा था, मतलब ऐसा कि दिल भर रखने की जगह नहीं हो। हॉल भरा हुआ था, मैंने ये स्वयं देखा है। और महादेवी जी आए और उन्होंने धारा प्रवाह, क्या सुंदर वो बोली। पंडित जसराज जी के लिए भी जो उन्होंने बोला, बहुत ही स्नेह भरा उन्होंने सम्मान दिया उनको। और उसके बाद कार्यक्रम, मतलब तानपुरे लग रहे थे और पहला आलाप शुरू होने वाला था कि मुर्गे की बांग सुनाई दी कहीं पीछे से, और वो एक मुर्गे की बांग आप जानते हो उतना काफी होता है, फिर तो बहुत जगह से बहुत कुछ होने लगता है। तो हमारे जो स्टूडेंट लीडर थे, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो आए, समझ जाएगी वो आए सामने, और उन्होंने कहा 1 मिनट, पिताजी से आके कहा 1 मिनट रुक सकते हैं, मुझे कुछ कहना है। वो बहुत अच्छा, मतलब भाषण देने में उनकी इतने माहिर नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन माइक दिया गया उनको और उन्होंने ये कहा, देखिए ये विश्वविद्यालय की मर्यादा का सवाल है, इसको जो भंग करने का काम करेगा उसके साथ ड्रामेटिक पॉज, निर्मम व्यवहार होगा। और जैसे उन्होंने ये कहा, पता नहीं कहां से 2-3 लड़के आए जिन्होंने पहली बांग मारी थी, उनको ऐसे उठाया अपनी बाहों में और सीधे बाहर फेंका उनको। उसके बाद से ना कोई चिड़िया बोली, ना मुर्गा बोला, ना कुछ बोला। कार्यक्रम 1.5-2 घंटे भले भले चला। अच्छा, इस पर हासिल फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी, तिग्मांशु धुलिया, जो इलाहाबाद से ही है, और इलाहाबाद से बहुत नामचीन लोग हैं, कमलेश पांडे जी हो गए, अमिताभ बच्चन, ममता कालिया जी हो गए, अभिजीत श्रीवास्तव जी, बड़ा नाम आता है। तो ऐसे में चूंकि इलाहाबाद से जब आप मुंबई गई, शुरुआत हुई, और मैंने ये भी सुना है कि आप इलाहाबाद आपको छोड़ना ही छोड़ना है अगर आगे जाना है, ये भी एक कहानी का हिस्सा है आपकी। जी, ये जरूर था कि माँ मेरी
उन्होंने बहुत सोच समझ के ये मुझे प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि इलाहाबाद में तुम बचपन से रही हो, सब तुमको अपने घर का बच्चा ही समझते हैं। अपने घर के बच्चे को कोई कौन क्या समझ लेगा। ना तो कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे इतना स्नेह करते हैं कि तुम बकवास भी गाओ तो कहेंगे वाह वाह बेटा, वाह वाह बेटा। दूसरे ऐसे हैं वो कहेंगे अरे तो अपने घर की मुर्गी है, इसको क्या आता है। तो यदि तुमने खुद समझना है कि तुम ठीक सीख रही हो, गा रही हो, तो तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब उस समय जो ऑप्शंस थे वो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। अब दोनों मुंबई और कलकत्ता में मैं मराठी भाषी नहीं हूँ। बंगला मेरे पिताजी माँ बहुत अच्छी बोलते लिखते थे, लेकिन मैं मतलब बोलचाल की समझ लेती हूँ बंगला, लेकिन अच्छी बोलती नहीं हूँ। तो ये हुआ कि शायद दिल्ली मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो पहले मैं दिल्ली गई, मुंबई तो बाद में गई हूँ, लेकिन पहले मैं दिल्ली आ गई। और इसीलिए कि एक अपने घर के माहौल में रह के, जैसा मैंने कहा आपको, वो निर्मम व्यवहार नहीं होता जो चाहिए अपने को समझने के लिए, साबित करने के लिए। हमको लग रहा है हम तो बहुत अच्छा गा रहे हैं क्योंकि अपने घर के ही सब लोग हैं, सब कह रहे हैं वाह बेटा वाह बेटा, तो कैसे पता चलेगा। और वास्तव में जब मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगे इधर उधर नवोदित कलाकार के कार्यक्रमों में जाने लगी, तो मैंने देखा कि क्या क्या गा रहे हैं लोग। तो उससे मुझे लगता है कि मेरी अपना परिश्रम करने की जो मेरी योग्यता थी या ताकत थी या इच्छा थी, उस समय बहुत अंतर आया। मैंने बहुत लोगों को सुना, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अच्छा ही हुआ कि माँ इतनी पारदर्शी थी कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा मेरे सामने और कहा कि भाई तुम चलो, हटो, घर से निकलो। थैंक यू सो मच मैम हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। और हमारे रेडियो धूम 104.8 FM और रांची के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप सबको सादर प्रणाम और जो आने वाला वर्ष है उसकी बधाई, और हम सबको आप शुभेच्छा देते रहें। सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का।